हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो उसका सेट नंबर 7 हल कराने वाला हूं। यदि आपने 1 से लेकर 6 तक का हल नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके उन वीडियो को आप जरूर देख लें। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर, कौन कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखो, सह अभाज्य संख्या युग्म क्या होता है, जिनका मासा 1 हो, यानी कि ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, ठीक, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या सह अभाज्य युग्म कहलाता है। तो देखो यहाँ पर ये 5 15 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5 5 तियो 15, तो यहाँ पे मासा 3 यानी यहाँ पे मासा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 7 और ये 21 है, 7 21 में 7 का भाग लेगा तो यहाँ पर मासा आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे 31 और 93, तो 31 एकन 31 31 तिया 93, तो यहाँ पे मासा 31 हो जाएगा। अब ये बचा हुआ 18 25 में किसका भाग लेगा, 18 25 किसी से कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे, तो इसमें 1 का भाग लग जाएगा। 1 का भाग तो हर संख्या में लग जाता है, तो आपका ये विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो तो वह युग्म सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है यहाँ पे 2, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 डाल दें हैं। तो बेटा 144 को आपको अभाज्य गुणनखंड काटना है, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो आपका 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, पर यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। अब 2 को कितनी बार काटा, 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और गुणा 3 पे घात 2। ठीक है, अब इनकी घातों का योग चाहिए हमें। तो बेटा इसकी घात कितनी है 4, इसकी घात कितनी है 2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4, 2 को जोड़ेंगे तो ना आएगा 6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, टिक लगाइए अपना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो प्रश्न तो आपने देख लिया। अब इसे कैसे करेंगे देखना। अद्वितीय हल में क्या होता है, जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो अद्वितीय हल कहलाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3, तो जो यहाँ पे हमारी रेखाएं हैं x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस my बराबर 1। ठीक, अद्वितीय हल में बेटा क्या होता है, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2। ये अद्वितीय हल की रेखाएं होती हैं हमारी। ठीक है, अद्वितीय हल, ये संगत भी होती हैं और ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। थोड़ा देखो यहाँ पे दिखा दें आपको हम, बेटा ये चीज याद करना, बोर्ड की परीक्षा पूछा जरूर जाएगा आपसे। देखो ये यहाँ पर देखो, अरे यार,
यहाँ पर देखो ये अनुपात, ये ग्राफीय निरूपण और ये हल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, केवल एक हल है और अद्वितीय हल भी कहते हैं और साथ में संगत भी है। दूसरा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये संपाती रेखाएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, संगत होती हैं। इसके बाद A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं होता है और साथ में असंगत भी होती है। तो बेटे तीन चीजें आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे ये एक होता है तो 1/3 लिखा जाएगा, 1/3 और नॉट इक्वल, फिर यहाँ पे -2 है ये, ठीक, -2 है, यहाँ पे m है तो लिखा जाएगा -2/m। अब आपको क्या करना, कैचू गुणा कर देना, m का गुणा 1 में करेंगे तो m और नॉट इक्वल 3 दूनी 6 -6, तो m नॉट इक्वल -6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए अब आप, प्रश्न नंबर 4 है 2x + 3y = 8, यानी 2x + 3y = 8 और x - 2y = 2, तो इसका हल होगा। अब ये तो आपने कर ही लिया होगा, चलो फिलहाल हम सब करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4, तो जो यहाँ पे समीकरण है हमारे पास 2x + 3y = 18, जो अगला है हमारा x - 2y = 2, ठीक। इसके हमें क्या करने हैं, एक्स वाई के मान निकात करने हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो 2 है तो बेटा 2 का गुणा इसमें कर दो, यहाँ पे 3 है तो 3 गुणा इसमें कर दो। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं प्रश्न को हम। विलोपन में क्या होता है, किसी एक को बराबर किया जाता है। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 गुणा करेंगे। तो इस 2 का गुणा प्रत्येक संख्या में करेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 दूनी 4x और प्लस 6y बराबर 2 का गुणा इन तीनों में कर रहे हैं, ठीक, ऊपर पहले समीकरण में, और 18 दूनी 36, 3 क्या करेंगे तो ये 6x हो जाएगा -6y और बराबर 6। तो यहाँ से कट जाएगा हमारा, ये हटा दो, 6y से 6y कट गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10x और बराबर ये हो जाएगा हमारा 30। 30 क्यों होगा यार, 6 4 10 और ये हो जाएगा हमारा, क्यों सवाल गलत लिख लिया क्या हमने। देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे गलती हो गई है, जब 3 का हमने गुणा किया था, 3 का गुणा x में करेंगे तो ये 3x होगा भैया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पटाओ 0, ये 7x और 36 और ये 6 42 हो जाएगा आपका। तो 7 एकम 7 और 7 छक्का 42, तो हमारा जो निकलेगा x = 6। अब 1 में रखने पर x = 6 निकल के आ गया, तो 6 यहाँ लगा दीजिए x की जगह पे, तो 2 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 2 × 6 प्लस का 3y और बराबर 18। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, ये 12 प्लस 3y बराबर 18, तो 3y को वो 12 को उधर भेज दीजिए, 3y बराबर 18 माइनस 12, तो 3y बराबर हमारा हो जाएगा, कितना बचेगा 6 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो y बराबर 2। तो जो हमारा x का मान निकला है 6 निकला और y का मान 2 निकला, तो विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे, ठीक, के अनेक हल होंगे। जब देखो अनेक हल होते तो रेखाएं हमारी कैसी होती, संपाती होती। देखो एक बार मैंने दिखा दिया तो दोबारा फिर दिखा दे रहे हैं। देखो अनेक हल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो अनेक हल लिखा हुआ, अनेक हल, तो ये रेखाएं हमारी संपाती होती है, तीनों बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगेगी हमारी। चलिए तो कैसे करते इसको देखिए अब आप। चलो इतने में ही काम हो जाएगा। नंबर 5 लिखेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पे जो समीकरण है x + ky = 1, फिर दूसरा है हमारा kx + y =
के स्क्वायर। चलिए तो अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे देखो 1 माना जाता है, कितना 1, तो यहाँ पे 1/k बराबर, यहाँ पे k/1 हो जाएगा, k/1 और बराबर 1/k स्क्वायर। तो इसमें तीनों बराबर होते हैं आपके, तो यहाँ से क्या करें हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इन शुरुआत वाली दोनों को बराबर कर लेंगे। तो जब इनको दोनों को बराबर करेंगे तो 1/k बराबर k/1 इस प्रकार। तो कैसे गुणा करो, k का k में करो k स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 में करो 1 हो जाएगा। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर लग जाएगा, तो k बराबर √1 और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी लेना पड़ेगा। अब आपको पता है √1 का मान 1 ही होता है, तो k बराबर हो जाएगा +-1। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। प्रश्न नंबर 5 है, तो इसका आंसर आएगा k बराबर +-1, तो उसमें विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 6 है 1/x² - 2 बराबर 1/7 है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना भैया इसको। नंबर 6 डाल के लिखेंगे यहाँ पर 1/x² - 2 बराबर 1/7। ठीक, 1/7 ऊपर 1 बना हुआ प्यारे बच्चों, 1/7 इसको हल करिए। तो इसका गुणा इसमें कैसे गुणा कर दीजिए, तो x² - 2 का गुणा 1 में करो, तो x² - 2 बराबर 7 × 7, 2 को उधर भेज दो, तो x² बराबर 7 + 2 हो जाएगा, तो x² बराबर 9 हो जाएगा। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √9 और साथ में आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना है, तो x बराबर हो जाएगा +-3। ठीक, चलिए भैया ये आपका प्रश्न खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 है व्यास AB के एक वृत्त, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, है तथा B का निर्देशांक 1, है, तो A का निर्देशांक ज्ञात करिए। देखो बेटा केंद्र के निर्देशांक ये दिए हुए और B के निर्देशांक ये है, तो हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, A के करने। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले भैया प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे यहाँ से। तो एक बनाना वृत्त हमें ये, ठीक, ये हमारा हो गया व्यास और ये यहाँ पर ये हो गया केंद्र, ये मान लिया हमने A और ये मान लिया हमने B। तो देखो A के निर्देशांक दिए हुए हैं, A के नहीं दिए हुए, एक ये B के दिए हुए 1, यानी B के निर्देशांक है 1, और A के मान लिया हमने x, y। और देखो यहाँ पर ये जो आपके केंद्र के निर्देशांक है, केंद्र के निर्देशांक है 2, -3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, -3 इस प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर इसके बीच की, तो यहाँ पे O लिख लो, यानी AB का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र पता होना चाहिए, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, और इस पे लगा दीजिए इस कोष्टक। ठीक है, चलिए इसमें मान लगा दीजिए अब आप। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान x है, x2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लगा दीजिए /2, y1 का मान y है, y2 का मान -3 है, तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा, माइनस लगाएंगे। ठीक, माइनस का चिन्ह यहाँ पर हमारा ये माइनस का चिन्ह, ठीक है, 3 और /2। अब प्यारे बच्चों AB का मध्य बिंदु O के निर्देशांक कितने हैं, 2, -3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, भुज बराबर भुज करेंगे, यानी इसका पहला और इसका पहला आपस में बराबर करिए, यानी ये इसकी भुज होती और ये भुज होती है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 = x + 1/2, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें करिए तो x + 1
और 2 दूनी 4, एक को उधर भेज दीजिए तो x बराबर होगा 4 माइनस 1, तो x बराबर हमारा निकलेगा 3। एक आंसर आ गया। अब इसके बाद अब कोट को बराबर करिए, -3 बराबर इसको करिए, तो -3 बराबर बाई -3/2। तो बेटा इसके नीचे एक करिए, तो इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए, बाई -3 बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। अब -3 को उधर भेज दीजिए, तो बाई बराबर -6 और प्लस का 3, तो बाई बराबर -3। ये इसके आंसर आ गए। ठीक है। और प्यारे बच्चों, हमें तो लग रहा है गलत तो नहीं हो गया ये, यानी 3 कामा -3 आंसर निकल के आया है इसमें। कहीं गलत कर दिया क्या यार हमने यार। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 7 है हमारा, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2 कामा -3 है तथा बी का निर्देशांक 1 कामा 4 है, तो ए का निर्देशांक होगा। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले तो बनाएगा हम एक वृत्त, नंबर पहले डालेंगे, 7 नंबर है हमारा। बेटा ये बनाया हमने एक वृत्त, ठीक, और ये उसका है व्यास। इसके बीच में एक केंद्र जिसे हम ओ से लिखते हैं, इसका एक सिरा ए है और इसका एक सिरा बी है। तो बी के निर्देशांक दिए हुए हमें 1 कामा 4 और ए के ज्ञात करने, तो ए के मान लेंगे x कामा y। और ओ के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ओ के ये देखो केंद्र के निर्देशांक है हमारे 2 कामा -3, इस प्रकार ये। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, इसको थोड़ा हटा रहे हैं साइड पे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। अब यहाँ पे मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक पता होने चाहिए, तो ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के बेटा निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटा 2, ठीक, कामा y1 + y2 बटा 2, ठीक। ये मध्य बिंदु के हमारे पास निर्देशांक होते हैं। ठीक है। अब ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो x1 की जगह पे लिखेंगे x प्लस, अब x2 की जगह पे लिखेंगे 1 बटा 2, कामा y1 की जगह पे ये y लिखेंगे हम, और y2 की जगह पे 4 लिखेंगे और बटा 2। अब यहाँ से बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ, ओ के निर्देशांक, तो ओ के निर्देशांक कितने हैं, 2 कामा -3 है। कितने हैं, 2 कामा -3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कामा -3, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना भैया, तो बेटा ये इसकी भुज है, ये भुज कहलाती है, ठीक। तो भुज बराबर भुज हो जाएगी, तो इन दोनों को बराबर करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 बराबर x + 1 बटा 2। तो यहाँ पे क्या चीज गुणा करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो x + 1 बराबर 4 और एक को उधर भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। अरे भैया 4 - 1, तो x बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पर इतना। अब इसके बाद कोट बराबर कोट करेंगे, अब इन दोनों को बराबर करेंगे, तो -3 बराबर हो जाएगा y + 4 बटा 2। तो इसके नीचे कर लो, कैसे गुणा करो, तो y + 4 बराबर -6 हो जाएगा और 4 को उधर भेज देंगे हम। जब 4 उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा -6 - 4, तो y बराबर निकलेगा -10। अब हमारे जो ए के निर्देशांक हैं, तो हमने माने थे यहाँ पर लिखने ए के निर्देशांक, क्या x, y थे हमारे पास, ठीक है। अरे भैया ए के निर्देशांक का चित्र में देखिए, यहाँ पर इसके निर्देशांक x, y थे, तो x का मान कितना निकला, अब x का मान हमारा 3 निकला और y का मान -10 निकला। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 कामा -10। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करें। चलिए भैया अगला देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 8वां। 3x² - 12x + के बराबर 0 के मूल बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना इसको भाई।
तो देखो इसमें ये ए का मान होता तो ए बराबर इसमें हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा -12 और सी बराबर यहाँ पे के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है, अब मान लगा दीजिए इसमें। अब बी का मान कितना -12 है, ठीक, -4। ए का मान कितना 3 है और सी का मान के है बराबर 0। अब बेटा ये हो जाएगा हमारा 12 बारी में 144, 144 -4 तो 12 के। अब 12 के को उधर भेज दो तो 144 बराबर 12 के, तो 12 एकन 12 और 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो के बराबर निकलेगा हमारा 12। ठीक, अपना आंसर मिला लीजिए, कर लीजिए इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 था। अब प्रश्न नंबर है 9 को कैसे करते हैं देखना था ध्यान से। इसमें देखिए दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, यानी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमापांक आवश्यक रूप से समान न हो, तो ऐसी आकृतियां कहलाती है। देखो यहाँ पे इसका अर्थ ये है और इसका आंसर हो जाएगा समरूप। ठीक, और किताब में अनसोल्ड में इसका हल गलत दे रखा है, सर्वांशम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर्वांशम में क्या होता है, दोनों आकृतियां होती बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें आकृतियां आकार में समान है, ठीक, परंतु जो इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि लंबाई में असमान है। ठीक, तो इसकी थोड़ा समझ लो आप। तो 9 का आंसर हो जाएगा समरूप आकृतियां। और समझाए हम दे रहे हैं कैसे, समझ थोड़ा ध्यान समझना। जैसे बेटा मान लो ये एक त्रिभुज ये है हमारा, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है। ये त्रिभुज आकार में समान है। ठीक, आकार में समान है, देखने में एक जैसे हैं तो आकार में समान है, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक, भुजाएं बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की आकृति कैसी होती है, समरूप होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है 10। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 3:5 है, तो इनका दोनों का वर्ग कर दीजिए। 3 3 का 9, 5 25, 9/25 हो जाएगा। ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो वह त्रिभुज होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा को एक साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये भुजाएं आपके पास है, यहाँ पे 3 है, 4 है, ये 5 है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा एक साइड करिए। प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा एक साइड रखिए। तो 5 बराबर 3 + 4। अब इन सबका वर्ग कर दीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 और +16, तो ये 25 बराबर हमारा 25 हो गया। जब 25 बराबर 25 हो गया तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद अगला देखिए, दो समरूप यानी कि समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इसको भी देख लो भैया। तो यहाँ पे पहली भुजा 10 है और ये फिर 15 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, बटे लगाए कटापटी कर दो इसके पहले। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तो ये 15, इसका वर्ग और कर दीजिए। अब 2/3 का वर्ग, तो आपका हो जाएगा ये 4/9, ये इसका आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक है, या आप इसे 4:9 भी लिख सकते हो। अगला देखिए प्रश्न आप। तो प्रश्न नंबर 13 आ गया, tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा बराबर 8/15, तो कौशिक का मान कितना होगा। चलिए इसे कैसे करते हैं देखना। तो दे रखा है tan थीटा बराबर 8/15। ठीक है, तो बेटा tan होता है आपका लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा 15। तो यहाँ पे पहले हम तीसरी भुजा कर्ण निकालेंगे। तो सूत्र होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे 15 का वर्ग लगाएंगे और प्लस 8 का वर्ग लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा ये 15 का वर्ग 225 होता है, 225 + 64। तो इन्हें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 289। ठीक, कर्ण का वर्ग। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो कर्ण बराबर √289 हो जाएगा। ठीक, और 289 को क्या लिखा है, 17 लिखा जाता है। अब यहाँ पे कौशिक का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है लाल
बटे कक्का, ये सूत्र होता है बेटा। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। अब इसके नीचे वाला ये कॉसिक होता है, ठीक, और ये सेक होता है और ये कॉट होता है। अब यहाँ पे मैं कॉसिक का मान पूछा है तो नई लाइन से लिखेंगे कॉसिक बराबर कॉसिक थीटा बराबर, अब देखो कॉसिक क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा लंब। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 17 निकला है, कर्ण का मान 17 और लंब का मान कितना 8 है। देखो लंब का मान कितना 8 है, तो 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए प्रश्न को भाई जल्दी से, प्रश्न को पूरा देखने के बाद आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका है 13 नंबर, हाँ 14 नंबर है, ठीक। उसको 14 को देखिए कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है हमारा। और बेटा ये 2 जाएगा भाग में, ये 2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखो cos है तो cos में ही देखिए 1/2 मान किसका है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर, ये cos में ही देखिए 1/2 मान किसका है, तो cos 60 का मान है ये, तो ये cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 थीटा बराबर 60 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 20, तो थीटा बराबर निकलेगा 20 अंश। ये इसका आंसर आ गया। तो भैया विकल्प पे टिक लगाते रहना, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न, दो वृत्तों की परिधियों में, दो वृत्तों की परिधियों में, देखो समझो, यहाँ पे है दो वृत्तों की परिधियों में 2:3, यानी कि दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 2:3 है तो इनका वर्ग कर दीजिए, 9/4 हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला डी सही हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा प्रश्न आप तो भैया। चलो अब देख जूम कर दिया थोड़ा हमने, यानी प्रश्न है कहाँ चला गया, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो 3:2 दिख रहा है, 3:2, ठीक, इनका वर्ग कर दीजिए, तो कितना 3×3 9, 2 दूनी 4, यानी 9/4, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, यदि एक समान त्रिज्या आर हो, यदि एक समान त्रिज्या आर के दो वृत्तों को उनके आधारों से जोड़ दिया जाए तो नए तो इस नए बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अरे प्यारे बच्चों ऐसे समझिए, यानी कि दो अर्धगोला है, उन दोनों अर्धगोलों को जोड़ दिया जाता तो एक बन जाता वृत्त, और वृत्त यानी गोला बन जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानक विचलन, ठीक, डी। अब इसके बाद अगला देखिए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, इसको देख लीजिए आप। तो 1 से 9 तक की समांतर संख्याओं का माध्य, तो पहले 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका निकालना समांतर माध्य, और ये प्रश्न नंबर है हमारा 18, ठीक है। इनका समांतर माध्य निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य या माध्य बराबर। तो बेटा जब भी संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, देखो प्रत्येक स्थान पे समान अंतर है, तो जब भी संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो आप क्या करेंगे, पहली अंतिम को जोड़ेंगे, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 9 और बटा 2, तो हमारा हो जाएगा ये 10/2, और काट देंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आपका ये 5 निकल के आएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न नंबर हमारा 19 है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्य 15 है, तो उसका बहुलक क्या होगा। देखिए हमने 6 सेटों को हल करा दिया है, और हर सेट में ये सवाल आया, बता रहा हूँ, ये वाला हर सेट में सवाल आया है, ठीक। चलो फिर भी हम करा देंगे सब। तो यहाँ पर जो इसका सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक और बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य,
ये सूत्र होता है। तो इसका जो माध्यक है, इसमें क्या पूछा है, बहुलक पूछा, तो इसका माध्यक 16 है। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणा 16 बराबर बहुलक तो हमें पता नहीं है, और प्लस 2 गुणा माध्य कितना है हमारे पास, माध्य 15, तो 15 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको हल कर दीजिए, तो सूत्र 48 हो जाएगा बराबर बहुलक प्लस ये 30 हो जाएगा। अब 30 को उधर भेज दीजिए, तो 48 माइनस 30 बराबर बहुलक। तो 48 में से 30 घटा दो, 18 बचा हुआ है। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, अपने आप टिक लगो भैया कौन सा इसका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 20 है, इसे कैसे हल करते देखना। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। भैया सूत्र याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये सूत्र याद कर लो, सवाल लग जाते हैं। सूत्र याद नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप। प्रश्न नंबर 20, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो देखो यहाँ पर प्रथम 10, तो यानी प्रथम 10 20 नंबर है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको माध्यिका बराबर, ठीक, तो माध्यिका बराबर, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ देना है। 1 + 10/2, तो 11/2। अब 2 का भाग लगाएंगे तो 5.5 निकल के आएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद अगले प्रश्न देखिए आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर यानी खंड बा चालू हो गया आपका। तो प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसे कैसे हल करते हैं देखना भैया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खंड हमारा बा चालू हो गया अभी, ये खंड बा। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा पहला और इसका का। तो आप पे लिखेंगे माना 5 + √3, 5 + √3, 5 + √3 एक यानी 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सॉरी प्यारे बच्चों, परमेय संख्या है। यानी 5 + √3 एक परमेय संख्या है। जब एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 5 + √3 बराबर p/q। पर आगे लिखेंगे जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं और q ≠ 0। अब इसके बाद तो अब ये बेटा जो 5, और एक बात समझिए, हमेशा देखो जब भी इस प्रकार का सवाल होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या को अकेला रखा जाएगा, यानी कि अंडर वाली संख्या को हमेशा अकेला रखा जाएगा। तो ये 5 को भेज दो उधर, तो यहाँ बचेगा √3 बराबर p/q - 5, यानी कि अंडर वाली संख्या को हमेशा अकेला रखा जाएगा। अब वो आप क्या करेंगे वो अब आप जाने, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। अब ये यहाँ पे देखो 5 है, 5 को उधर भेज दीजिए, ठीक, गुणा है तो भाग लगा दीजिए, इसके नीचे कर दो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे, तो p - 5q और बटा q। तो बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया हमारा। ठीक, अब नई लाइन से क्या लिखेंगे, थोड़ी हिंदी लिखी जाएगी अब यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p - 5q बटा q
एक परमेय संख्या है। यानी ये एक परमेय संख्या, जब ये एक परमेय संख्या है तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √3 भी एक परमेय संख्या है। फिर नीला आंसर, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तब अब जो प्रश्न है हमारा ये वाला, अब ये लिखेंगे, तब 5 + √3 भी एक अपरमेय संख्या है। ये हो गया इसका हल बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका है, पहले बार प्रश्न को देख लें पूरा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है इसका अगला, प्रश्न दिखा दे पहले आपको। तो यहाँ पे लिखा हो cos A बराबर √3/2, तो sin 2A का मान कितना होगा। प्रश्न देख लिया आपने। ठीक है, इसको लाओ साइड पे, अब इधर आ जाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का खरगोश। तो यहाँ पे लिखा है cos A बराबर √3/2। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, यहाँ पे cos है तो cos में ही देखिए √3/2 किसका है। तो यहाँ पे cos A बराबर हो जाएगा cos 60 का मान, और तरीके 30 है यहाँ पर यार, ये 30 का मान होगा, 30 का। तो cos से cos कट जाएगा तो A बराबर निकलेगा 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ पूछा sin 2A का मान कितना होगा। तो sin 2A का मान देखिए भैया, sin 2A, तो A का मान 30 है तो यहाँ पे 30 लगा दीजिए। तो sin 2 × 30, तो कितना हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। बस ये आंसर हो गया इसका। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका अगला है गा नंबर। चलो पहले प्रश्न दिखा दें आपको गा नंबर का। हम देखो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दोगुना। देखो सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक, यानी बेलन का आयतन लिखेंगे उसका दोगुना कर देंगे, उसके बक पृष्ठ, फिर उसका बेलन का बक पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे, नंबर गा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का गा। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न फिर देख लें हम, बेलन के आयतन का दोगुना। तो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, लिख लो भैया बेलन का आयतन। चलिए यहाँ पर बेलन का आयतन और इसका दोगुना, फिर बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर गुणा उसकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है ना। देखो बेलन का आयतन उसका दोगुना, फिर बेलन का बक पृष्ठ त्रिज्या से गुणा कर दीजिए, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है भैया πr²h, चलो अच्छी बात, और गुणा 2, और बेलन का बक पृष्ठ 2πrh और गुणा त्रिज्या r होती है। अब यहाँ पे दोनों बराबर होने चाहिए, तो बेटा इसका गुणा करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो देखो r तो 2πr² हो जाएगा। तो देखो दोनों बराबर हैं, यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, वैसे भी बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। और प्रश्न नंबर देखिए बाप, गा के बाद है हमारा घा घड़ी। तब तक प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं हम इसमें। तो प्रश्न नंबर है इसका घा घड़ी। ठीक, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दी हुई है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखना।
तो बेटा ये हमने टेबल बना के तैयार कर ली इतनी। अब इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर 2 है तो पहले 2 लिखिए, 2 में ये 8 जोड़िए 10, 10 में ये 30 जोड़िए 40, और 40 में 15 जोड़िए 55, और 55 में ये 5 जोड़िए 60। ठीक, अब ध्यान समझना, देखो इधर इसका ये जोड़, यानी इसका जोड़ इस वाली संख्या के बराबर होता है, यानी इसे जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 60 आएगा। ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं, यानी बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता की लास्ट वाली संख्या आपस में बराबर होती है। तो ये वाला मान हो जाता है n का। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, चलो यहीं पे लिख लो n बराबर 60। अब यहाँ पे n बटा 2 बराबर, n का मान 60 है तो 60 बटा 2 लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा 30। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब आपको क्या करना, अब ये देखो 30 है वो किसके अंदर आता है, 30 बेटा ये 40 के अंदर है। किसके अंदर है, 40 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और भैया ये 30 किसके अंदर है, 40 के अंदर है, तो इसके सामने वाला हो जाता है f, और इधर हो जाएगा ये l बराबर 20। ठीक, और इससे ऊपर ये हो जाता है CF। अरे भाई 30 है, 30 किसके अंदर आता है, 40 के अंदर आता है, तो इसके सामने वाला बारंबारता में f और वर्ग अंतराल में ये l बन जाएगा, यानी l बराबर 20, और इससे ऊपर वाला CF बन जाएगा। और यहाँ पे h कितने का अंतर है, देखो यहाँ पे 10 का अंतर है, तो h का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। ये तो यहाँ पे इसकी निकालनी है माध्यिका, तो माध्यिका बराबर सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो सूत्र लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF और बटा F इंटू H, ये सूत्र मान लगा दीजिए। तो देखो L का मान कितना 20 है तो यहाँ पे 20 कर दीजिए, प्लस n बटा 2 का मान 30 है तो यहाँ पे 30 लगा दो, और माइनस CF का मान 10 है, CF का मान 10 है तो यहाँ पे 10 कर दीजिए, और बटा F का मान 30 है 30 लगा दो, और H का मान 10 है तो 10 कर दीजिए। तो बेटा ये सब हमने मान लगाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया। ठीक, तो यहाँ पे बचा हुआ है ये 20, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 20 बचेगा। ये 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा, तो 20 बटा 6 इसका लगा दीजिए भाग, तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस 6 तियाँ 18.33, यही चलता रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 23.33। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो भैया आंसर भी मिलाते चलिए आप। तो ये हमारा है कौन सा प्रश्न है यार ये, अरे भैया यहाँ पे 3 बचे थे ना, तो यार 3 करिए ना, जब इसका ऐसे भाग लगाएंगे 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18, 3 छक 18 ये चलेगा, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 20 से 26, फिर यहाँ पे 6 ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 26.66। प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं दिमाग भटक गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप, प्रश्न को एक बार पूरा देख लें, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें आप। बेटा 3 का भाग 20 में लगाएंगे तो 6.66 आएगा, और इसका आंसर जो यहाँ पे दे रखा है 7 है, शायद कहाँ पर है ये, हाँ 7 है। और ये 7 कैसे निकल के आता देखना, जब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 6.666 यही चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये वाले 6 हटाएंगे, यानी पीछे वाले अंक हटाएंगे ये, तो यहाँ पे 7 हो जाता है। और आप पता है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 26.66। ठीक, यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा आपका। चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका। अब जो प्रश्न नंबर हमारा है 4 नंबर है, 4 नहीं 5वां नंबर है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-7 वो 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कैसे करेंगे देखना भैया। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको सही नहीं दिख रहा तो कम से कम 360 से ऊपर देखिए जाके, तो वीडियो क्वालिटी आपको ठीक दिखाई देगी। ठीक है, कभी 360 पे 720 पे देखिए जाके आप। चलिए अगला देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बिंदु लिख रखे हैं, तो ये वाला जो मान होता है, ये वाला जो मान होता है बेटा x1 का मान होता है, और ये वाला मान y1 का होता है, और ये वाला मान x2 का होता है, और ये y2 का होता है, और ये मान होता है m1 का,
ये मान होता है m2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक बराबर, जो हमारा सूत्र है निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 बाई 2 m2 बाई 1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र है। तो ये वाले मान इसी में लगा देने में। तो देखो m1 का मान कितना है, m1 का मान बोलिए, m1 का मान 2 है तो 2, और x2 का मान कितना 4 है तो 4 लगा देंगे, प्लस m2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, और x1 का मान -1 है तो -1 लिख दीजिए ऐसे, और बटा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 कामा, फिर यहाँ पे m1 का मान 2 बाई 2 का मान -3 और प्लस m2 का मान 3 और बाई 1 का मान -1, सॉरी 7 है, पैर माफी चाहता हूँ 7 है ये, ठीक है, और बटा m1 का मान 2 और ये +3, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा ये 8 - 3 बटा 5 कामा, ये माइनस का 6 और प्लस का 21 बटा 5। तो आपका हो जाएगा ये 5 बटा 5 कामा, ये 15 बटा 5। तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 तो ये 15। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 1,3 ये निकल के आया। ठीक, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है इसका 4 चम्मच। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु इतने इतने एक ही रेखा पर होंगे। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है सररेख होने का प्रतिबंध, वही सूत्र रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पहले का चा, जिसमें बिंदु है हमारे पास k, -1, फिर इसके बाद है 2, 1, फिर तथा अगला बिंदु है आपका 4, 5। तो ये वाला मान होता है आपका x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, और ये होता है x3 और ये होता है y3। तो यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। सूत्र होता है x1 x2 बराबर 0, ये सूत्र होता है। अभी सूत्र लिखा नहीं, y - y, y - y, y - y 23, 31 और ये 12। अब सूत्र बन के तैयार हो गया। मान लगा दीजिए, x1 का मान k है तो k लिख दो, कोष्टक y2 का मान 1, y3 का मान 5, प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 5 और y1 का मान माइनस है, -1 है तो +1 बन जाएगा, और x3 का मान 4, y1 का मान -1 और y2 का मान, अरे भैया y1 का मान -1 है और y2 का मान 1 है, बराबर 0। अब इसको बेटा करिए हल। तो यहाँ पे -4 बचेगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, पर माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये इन दोनों को घटाएंगे तो -4k प्लस का 4 बचेगा यहाँ पे, बराबर 0। अब इस 4 को उधर भेज दीजिए तो -4k बराबर हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा, तो k बराबर 1 निकल के आ गया। चलिए भैया बना लो आंसर और प्रश्न भी नोट कर लीजिए आप। हाँ ठीक, आंसर बड़ा ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आया हमारा दूसरा।
अब यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, यानी दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। यानी दोनों पासों पर एक ही अंक हो, दोनों पासों पर एक ही अंक हो और दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक हो। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना भैया। अब इसके लिए इसको हम चार्ट पे लगाएं। अब ध्यान समझिए, जब प्यारे बच्चों दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उसके कुल परिणाम होते हैं हमारे 36। देखो 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये, तो टोटल ये हमारे जो कुल परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं हम, तो इसको थोड़ा साइड पे लगा दें, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखें कुल परिणाम बराबर, और ये प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का कुल परिणाम 36। ठीक है, अब प्रश्न नंबर पहला है हमारा इसका दोनों पासों पर एक ही अंक हो, तो P दोनों पासों पर एक ही अंक हो, कोष्टक बराबर। अब यहाँ पे देखिए, देखो हमारे पास जो कुल परिणाम है बेटा, कुल परिणाम 36 है और प्रश्न नंबर पहला है दोनों पासों पर एक ही अंक हो। तो देखो एक ही अंक हो, एक एक, ये रहा, ये 2 और ये 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, तो ऐसा यानी कि ऐसा कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम। ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला है, यानी कि दोनों पासों पर एक ही अंक हो, तो एक ही अंक हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम हो गया 6। ये हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। ठीक है, और ये टोटल जो हमारा सभी है वो कुल परिणाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पासों पर एक ही अंक हो, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता सूत्र हमारा। तो ये एक ही अंक कितनी बार आया था, 6 बार आया था, तो 6 बटा 36। अब 6 एकन 6, छतरंग 36 हो जाएगा, 6 एकन 6 और छतरंग 36, तो 1 बटा 6 निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब ये दूसरे में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, नंबर 1 बन गया आपका। ठीक है, ये नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 2 में कह रहा है ये दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंकों, तो यहाँ पे लिख लो P दोनों पासों पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अंक हों। ठीक, और कोष्टक बंद। अब ध्यान समझिए इसमें, फिर हमारे पास जो कुल परिणाम कितने थे बेटा, कुल परिणाम थे हमारे पास 36, और 36 में ये वाले 6 निकल गए, 36 में भैया ये वाले 6 निकल गए, तो कितने बचे हैं, 30, तो 30 बटा 36 लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 30 बटा 36। ठीक, ये अब इसे 5 से काट दीजिए, 6 से काटिए, तो हो जाएगा 6 पंजा 30 और छतरंग 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा 6, ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने आपको कुल परिणाम दिखा, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 36 हैं। तो प्रश्न नंबर पहला था दोनों पासों पर एक ही अंक हो, तो वो क्या था, यानी कि 1 1, यानी 1 कामा 1 ऐसे करके, 1 कामा 1, 2 कामा 2, ये 3 कामा 3, फिर 4 कामा 4, फिर उसके बाद 5 कामा 5 और 6 कामा 6, ये हमारा 6 आया था। तो ये 6 और बटा कुल परिणाम, और टोटल हमारे पास 36 थे, 36 में तो ये 6 आ चुके थे, तो बचे कितने, 30, तो 30 बटा 36 ये कर दिया, आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका खा देखिए आप, खा कैसे करते हैं हम। प्रश्न नंबर खा, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं
तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे करते इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, प्रश्न नंबर है दूसरे का खा, माना इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, माना इकाई का अंक बाई, दहाई का अंक x है, तो संख्या बराबर 10x प्लस बाई। ये प्यारे बच्चों हमारा सूत्र होता है। ठीक है, और जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न होगा तो पहले 2 लाइनें आपको ये लिखनी पड़ेंगी। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है इनके अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस बाई बराबर 9। ठीक, अंकों का योग 9 है, तो ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब फिर आगे प्रश्न यहाँ पे ये भी कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए का अर्थ है कि यानी x बाई के स्थान बदल दिए जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बाई और प्लस x, यानी इन दोनों के स्थान बदल दिए गए। ठीक है, अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है, तो ये 27 अधिक हो गई। बेटा ये देखो, जब अंकों को पलटा गया तो संख्या ये बनी है। अब जब इन अंकों को पलटा गया तो संख्या ये बनी है, तो ये जैसे ही अंकों को पलटा गया तो ये संख्या 27 अधिक हो गई, इससे 27 अधिक हो गई है। तो या तो इसमें 27 घटा दो या फिर इसमें 27 जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 27 जोड़ देंगे। अरे भाई ये वाली संख्या 27 अधिक हो गई है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें 27 हम जोड़ेंगे। या तो इसमें 27 जोड़िए या फिर इसमें 27 घटाइए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब यहाँ पे कर दो पक्षांतर। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 बाई प्लस x। ठीक है, ऐसे अब x वाले एक तरफ बाई वाले एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर क्या करें, पहले x वाले ही कर लो एक तरफ यहाँ पर। ठीक, ये देखो प्लस का है और ये भी प्लस का, इसको दलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 10x प्लस का 10 बाई और माइनस का बाई बराबर 27 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 9x बचेगा और ये प्लस का 9 बाई बराबर 27। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो। जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस का x और प्लस का 9 बाई बराबर 22 बचेगा। ठीक, 27, 9 1 9 9 3 27, तो माइनस x प्लस बाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर बन गया 2। समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 2 को हल करेंगे तो x प्लस बाई बराबर 9 और माइनस x प्लस बाई बराबर 3। अब यहाँ से बेटा ये x कट गया तो 9 बाई 2 बाई हो जाएगा। इधर ये हमारा कितना 12 हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12, तो बाई बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में रखने पर यानी कि बाई का मान, ठीक, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर ये बाई बराबर 6 निकला है, 1 में लगा दो, इसमें यहाँ पर रख दीजिए बाई का मान। तो आपका हो जाएगा ये x प्लस बाई की जगह पे यहाँ पे 6 लगा दो। 6 बराबर 9, 6 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, तो x बराबर निकलेगा 3। अब नहीं लाते लेंगे संख्या बराबर है 10x प्लस बाई। तो मान लगा जी 10 गुणा x का मान कितना 3 है प्लस बाई का मान 6 है, तो हो जाएगा 30 प्लस 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ये हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से मिला लीजिए प्रश्न को एक बार आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है इसका गा नंबर। अब प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का गा है। ऐसे 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है, तो इन पूर्णांकों को ज्ञात करिए। तो प्रश्न कैसे करते हैं देखना। तो प्रश्न नंबर दूसरे का है गा। तो आप लिखेंगे माना
3 क्रमागत पूर्णांक, माना 3 क्रमागत पूर्णांक, तो हमारा एक है x, फिर x प्लस 1, तो इसके बाद x प्लस 2। ठीक, ये 3 क्रमागत पूर्णांक है। फिर यहाँ प्रश्न कह रहा पहले पूर्णांक का वर्ग एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद इन दोनों के गुणनफल का योग x प्लस 1 और x प्लस 2, यानी इसका वर्ग फिर इन दोनों का गुणनफल इन तीनों के योग के बराबर कितना है 191 है। एक बार पे समझिए, प्रथम पूर्णांक का वर्ग फिर इन दोनों का गुणनफल, यानी पहले का वर्ग और इन दोनों का गुणनफल का योगफल 191 है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये, अब देखो जब इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 बराबर 19 1, यानी कि 191 इतना। और भैया इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस ये 2x और प्लस 2, इसको दिलाएंगे तो माइनस का 191 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 8 189 बचेगा बराबर 0। तो 189 का गुणा करेंगे हम, 189 गुणा 2 में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 नेम 18, ये ध्यान समझना, 2 नेम 18, ठीक है, और 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 एकन 2 और 3, यानी 378 हो गया। अब 378 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 2 मिले। चलो देखते हैं भैया इसको क्या करेंगे। तो 2 तियां 6, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, फिर 2 का भागा लगाइए। अब 2 का नहीं 3 का लगेगा, 3 छक 18, 3 तिरका 9, फिर 3 का भाग लगाओ तो 3 दूनी 6, 3 एकन 3, तो यहाँ पे 21, तो 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18, हाँ सही है 21 ये बन गया, 21 ये बन गया, 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 होगा भैया, यहाँ पे 3, ठीक कितना होगा 3 होगा, माफी चाहता हूँ यार। अब सही है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, यानी कि 189, देखो 189 का गुणा हमने 2 में किया तो 378 आया, और 378 के ऐसे गुणनखंड करो, यानी 378 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 बचे। तो देखो बेटा ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 18, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 और नीचे 21 बचा हुआ, तो 21 में 18 घटाएंगे 3 बचेगा। तो इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x यहाँ लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस 18 और माइनस का 8 9 बराबर 0, 189, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का इसके इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 21x माइनस का 18x और माइनस का 189 बराबर 0। अब यहाँ से बेटा हम x कामन ले लेंगे, जब x कामन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस का 21, यहाँ से माइनस का 9 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये प्लस यहाँ से 9 दूनी 18, 9 एकन 9 21 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पे 2x प्लस 21, उसके बाद x माइनस 9 बराबर 0, तो 2x प्लस 21 बराबर 0, 21 को उधर भेज दो, 2x बराबर माइनस 21, 2 का भाग लग जाएगा तो x बराबर माइनस 21 बटा 2। अब यहाँ पर ये संख्या x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, तो बेटा ये वाला आंसर आपका हो जाएगा अमान्य, जो माइनस 21 बटा 2 है ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य। x बराबर 9 निकला, कितना निकला 9। तो हमारे पास जो संख्याएं थी, जो हमारे पास संख्याएं एक x है और एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है, तो x का मान कितना निकला 9 निकला, तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और एक 10, यहाँ पर एक 11, यही आपका आंसर आ गया 9 10 11। चलो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, आराम से नोट करिए प्रश्न को भाई। तो इसके आंसर हम मिला भी दें भैया, 9 10 11, ठीक सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का घा होगा, घा घड़ी, ठीक है। पहले आप प्रश्न देख लें, दूसरे का घा घड़ी,
चित्र में BD लंब AC तथा CE लंब AB, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कैसे करेंगे देखना, इसको हम लगाएं साइड पे। तो यहाँ पर दूसरे का घाघरी है, पहले आपको एक रेखा खींचनी, और देखो चित्र आपको पटरी से बनाना, पेंसिल से बनाना, ठीक है, हम ऐसे बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पटरी से बनाना है। इसको यहाँ से मिलाया और फिर इसको यहाँ से मिलाया, इस प्रकार ये। तो यहाँ पर नाम है इसका AEB, और ये C और ये D। तो बेटा ये कोण 90 अंश है, ठीक। और इसके बाद ये वाला कोण भी 90, जब ये 90 अंश है तो आपका ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ F, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, अरे भैया दिया है BD लंब AC तथा CE लंब AB, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो BD लंब है वो AC पे है और CE लंब है वो AB पर है। तो नई लाइन से लेकर सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB कहाँ पर है ये ADB, हमें यानी ये सिद्ध करना है AEC ये वाला त्रिभुज, और इसके बाद ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिखाना हमें समरूप है, अर्थात रूप में समान है, ठीक है। समरूप का अर्थ रूप में समान है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, इन्हीं दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में। ध्यान समझना बेटा, देखो यहाँ से ये वाले यानी पहले त्रिभुज, चलो कौन सा, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ये त्रिभुज आया, ठीक है, ऐसे करके ये समझिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये त्रिभुज आया है। तो यहाँ पर एक काम देखिए बेटा, ये कोण है ना, ये वाला कोण इसमें भी आ रहा है, ठीक, देखो ये वाला कोण इसमें भी आ रहा है, और इसके बाद ये कोण इसमें भी आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे ये कोण कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा ना। तो कोण A बराबर कोण A, आगे लिख दो उभयनिष्ठ, ठीक। कोण A बराबर कोण A कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इसका ये वाला कोण कितने 90 अंश का है, जब ये 90 अंश का है तो ये भी तो 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AEC बराबर कोण, देखो AEC और बराबर कोण DADB, जब ये 90 अंश का तो ये भी तो 90 अंश का, प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कोष्टक में लिख देना है ADB, और आगे लिख दो ये, यानी बराबर 90 लिख दीजिए, अब बराबर 90। तो बस यही आपका प्रश्न होगा। किसी त्रिभुजों में देखो, किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर दिखा दो, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB किसके आधार पे, A के आधार पे है, ठीक है। ये हो गया आपका, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अरे भैया अगर त्रिभुज आप चैप्टर पढ़े हो तो आपको समझ में आ गया होगा ये, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखा दो आप, ठीक है, दो कोण बराबर दिखा दो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए भैया अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर इसका नंबर है यानी घाघड़ी, यहाँ खाली है, ठीक, 5वां नंबर। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए करके दिखा दे रहे समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, फिर नीचे वाले का बहुलक ज्ञात करना है। तो ये दूसरे का 5वां है, इसकी टेबल बना रही, तो इसके हमें माध्य का क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, आधा करिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा।
इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ पर देखो प्रत्येक स्थान पर समान अंतर है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो 5, और कितने का अंतर, 10, 10 का अंतर है, तो उसमें 10, 10 जोड़ के लाइए। 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35, 35 में 10 जोड़िए 45। अब यहाँ पे आपको करना गुणा, तो 55 25 हो जाएगा ये, और 15 का 12 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और ये 350 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, हाथ से 4 लगी, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40 की 4, सॉरी 8 पन्ना 40 की 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे, सबको नहीं जोड़ेंगे, अब इसका जोड़ दिया होगा, शायद नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, जोड़ देंगे। इसको जोड़िए तो बेटा देखो ये बन जाएगा, ये तो बन गया 30, 30 ये बन गया 40, 40 और ये 20, 60 हो गया। इसका मान हो गया, यानी सिग्मा एफ का मान 60 हो गया। इसको जोड़िए अब, 5, 5 10 की 0 हासिल 1, 10, 10 2 12, 12 5 17, और 17 और 6 23, 17 से 23 और 1 24, 24 की 4 हासिल 2 लगी है, ठीक है। 2 और 1 3, 6, अरे भैया 2 और 1 3, 3 6 9, और 9 और 6 15, इतना आया, ठीक है हमारा। अब यहाँ पे सूत्र होता है हमारा, अगर जोड़ गलत हो गया तो अपने आप कर लेना भैया। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, तो यहाँ पे 1540 बटा 60। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ से 0 से 0 निकल जाएगा, तो 154 बटा 6, तो 6 का भाग 154 में लगाएंगे तो हमारा जाएगा ये 25.666 चलता रहेगा, नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पे ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 कर देंगे, तो 25.67, ये इसका आंसर आ गया। चलिए प्रश्न को पूरा कर लीजिए आप। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा इसका 4 चम्मच। तो इसमें पहले का चाहे इसमें बहुलक ज्ञात करना, तो बहुलक कैसे ज्ञात करता है थोड़ा ध्यान समझना। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या छांटनी है आपको। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 8, तो इसी के सामने लिख दिया जाएगा F1, और इसके ऊपर लिखा जाएगा F0, और इसके नीचे लिखा जाएगा F2, और इसके सामने लिखा जाएगा L, तो L बराबर 3 हो जाएगा आपका, इतना ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, देखो 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पे H बराबर आपका हो जाएगा 2, तो बहुलक बराबर सूत्र लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान लगा दीजिए इसमें, तो देखो L का मान कितना है, L का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस F1 का मान 8, F0 का मान 7, और बटा 2 गुणा F1 का मान, F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, और F2 का मान माइनस का 2 इंटू एस का मान 2। अब इसको हल कर दीजिए, तो बेटा 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और माइनस का 9, ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 1 का 2, और बटा यहाँ बचेगा हमारा कितना 7 बचेगा, तो 7 का भाग 2 में लगाएंगे तो 3 प्लस, तो देखो भाग खाई बिंदी हो जाएगी पहले, 10 मतलब 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा हुआ, 7 8 56, 4 बचा हुआ है, और बस इतना ही रखिए आप, तो आपका हो जाएगा ये 3.28, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को देखिए, आंसर भी मैच करा लें इसका। सही है, और लास्ट में एक बार और देखे तो 6 बार चला जाएगा यहाँ पर, तो 6 कर दीजिए, ऐसे करके पूरा आंसर मैच हो जाएगा। चलो प्रश्न को एक बार देख लें। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसके बाद बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए।
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें ये और लिख देना आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक, उस जगह का नाम जरूर लिख देना आप। और भैया हमें को तो पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है ये। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 के बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए भैया देखिए प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पे दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y और बराबर है 2। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, ठीक, इसे 1 डाल लेंगे। इसके बाद एक है 1/3x प्लस 1/2y और बराबर है यहाँ पे 13/16 और ये समीकरण नंबर 2 है। अब प्यारे बच्चों क्या करो, यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 है, इनकी इसके बाई वाले पद समान कर लो। यहाँ पे 2 है तो इसमें 1/2 का गुणा 1/2, यहाँ पर 1/3 है तो इसमें 1/3 गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा ऊपर ऊपर होगा और 2 का गुणा नीचे नीचे होगा, तो यानी आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये 2/2 हो जाएगा। तो 1/4x प्लस 1/6, अरे भैया बोलिए ना, इसका इसमें करेंगे 1 1 अनेक और 2 3 6 बाई बराबर ये 2/2 हो जाएगा। अब इसका 3 तो 1/9x हो जाएगा और प्लस 1/3 दूनी 6 बाई हो जाएगा और बराबर ये आपका हो जाएगा ये 13/16 अब यहाँ चिन्ह बदलिए माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4x माइनस 1/9x और बराबर यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 13/48 ये लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करें देखना, अब प्यारे बच्चों यहाँ से नीचे से x कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 1/x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/4 माइनस 1/9 और बराबर, और ये 48 1 48, तो 48 माइनस 13/48 इस प्रकार। अब इसको हल कर दीजिए जरा, 1/x तो 9 1 9 9 1 9 और 4 1 4 और बटा 36। अरे भैया इसका इसमें नीचे के नीचे और बराबर यहाँ बचेगा हमारा 35/48। अब प्यारे बच्चों 1/x इसमें बचा हुआ 5/36 बराबर 35/48। देखो 5 1 5 और 5 7 35 और 12 3 36 और 5 4 48, तो यहाँ पे 1/3x और बराबर 7/4 गुणा करा दीजिए, तो 7 3 21x और बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/21। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अभी इसका एक और बचा हुआ बेटा, तो x का मान निकला है 4/21 और ये वाला मान चाहो समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, तो प्रश्न एक बार पूरा देख लें तो ना। तो इससे आगे करेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में लिखने पर, यानी x का मान 4/21 निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान इसमें लगा देंगे। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान अलग कर रहे हैं इसको हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और गुणा 21 का मान है 4/21 और प्लस 1/3y और बराबर 2। तो बेटा ये वाला 21 जाएगा ऊपर आपका, तो ये 21/8 हो जाएगा प्लस 1/3y बराबर 2 और 21/8 को उधर भेज देंगे, तो 1/3y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 21/8। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो 1/3y बराबर हो जाएगा 16 माइनस इसका इसमें 16 माइनस 21/8, तो 1/3y बराबर हो जाएगा माइनस का यहाँ बच्चे 5 बचेगा बराबर 8। तो यहाँ पे कैसे गुणा इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे, तो माइनस का 15 15y बराबर 8 और 15 का भाग लग जाएगा, तो y बराबर 8/15, ये माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से इसको भी नोट करिए। अब एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। पहले तो ये देखो, अब इसको एक बार शुरुआत से दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा पार्ट यानी शुरुआत स्टार्टिंग वाला इसका ये है। ठीक, और इसके बाद ये वाला बचा हुआ ये रहा।
चलिए इसका अथवा देख रहे हैं, तीसरे का अथवा। तो यहाँ पे लिख के दे रहे हैं हम तीसरे का अथवा, ऐसे लिखना है प्रश्न आपको। तो पहले प्रश्न पढ़ के सुना दें आपको हम। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास दो वर्ग हैं, एक ये मान के चलो बड़ा वर्ग है और एक ये छोटा वर्ग है, ठीक है। इसकी भुजा बराबर मान ली हमने x और इसकी भुजा मान ली हमने y, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देखना। तो वर्ग यानी दोनों, प्रश्न ये कह रहा था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा और इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर होगा। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना दे रखा है, 117। तो बराबर 117, ये समीकरण नंबर बन गया हमारा 1। अब प्रश्न कह रहा है इनका परिमाप। तो बेटा इसका जो परिमाप होता है यानी वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो इसका परिमाप क्या होगा, 4x होगा। इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 4y। अब इनका अंतर क्या है, इनका अंतर 12, तो इनका अंतर घटा दीजिए, बराबर 12 लिख दीजिए। अब देखो इसमें 4 का भाग लग रहा है, तो लिखो 4 का भाग देने पर, जब इसमें 4 का भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। यह समीकरण मत बनाइए यहाँ पर, तो आप लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों सॉरी प्यारे बच्चों वर्ग, हाँ वर्ग ही होगा, वर्ग करने पर। जब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका करेंगे तो x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2xy, ठीक है। और बराबर ये हो जाएगा 9। अच्छा ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना, 117 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 117 माइनस 2x वाई बराबर 9। अब 117 को उधर भेज दो, तो माइनस का 2xy बराबर 9 माइनस का 117, तो माइनस का 2xy। 117 में से 9 घटा दीजिए, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 108 बचा हुआ है यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 0 और ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे 2xy बराबर 108 पे 2 से काटी, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। तो यहाँ पे xy बराबर निकला 54। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देखना है आपको, देखो इनका गुणन यानी कि इनका गुणनफल कितना है, 54 है, यानी कि xy का गुणनफल 54 है और इनका अंतर कितना है। देखो यहाँ पे समीकरण देखिए आप, इनका अंतर कितना 3 है और इनका गुणनफल कितना 54 है। तो 54 के ऐसे गुणनखंड करिए, 54 के ऐसे गुणनखंड करो कि अंतर 3 हो। तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 9 में से 6 घटाएंगे 3 बच जाएगा। बस यही आपका आंसर आ गया। तो ये बड़ा यानी बड़े वर्ग की भुजा और ये छोटे वर्ग की भुजा है। तो x बराबर 9 मीटर कर लीजिए और y बराबर कर लीजिए 6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए भैया प्रश्न को नोट कर लीजिए पूरा एक बार, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45, 30, 60 अंश है। तो उस मीनार की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करिए। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखना। तो बेटा ये हमने एक मीनार बनाई है और ये मकान बनाया है। तो मीनार की चोटी से मकान का शिखर देखा गया ये। तो ये कोण जो बना हमारा, यानी यहाँ से मीनार से ऊपर से देखा गया, क्या नाम है इसका, भवन का शिखर और इसका आधार। तो यहाँ पे जो इसके कोण बने हैं वो क्रमशः 45 और कितने 45, 60। तो ये वाला कोण हो जाएगा 45 और ये वाला कोण हो जाएगा 60। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे A
बी सी और ये डी और ये ई। तो बेटा ये मान ली हमने एच कर ली। जब ये हमारा एच है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली, अरे भैया ये हमारी एच है, कितनी एच, तो ये कितनी एच है। अब इसके बाद देखो यहाँ ध्यान समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस एच। तो ये वाली दूरी निकलेगी 60 माइनस एच, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। और ये वाली दूरी मान ली हमने एक्स, ये एक्स कर लो और ये वाली दूरी एक्स कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बी डी एक मीनार है, माना बी डी एक मीनार है तथा ए ई एक मकान है, यानी बी डी एक मीनार है और ए ई एक मकान है। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, चलो सबसे पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो, ये ठीक है। तो अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60, ठीक है। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी 60 है यहाँ पे, तो 60 और बटा ये कितनी एक्स है, और tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर 60 बटा एक्स। तो इसका नीचे एक कर लीजिए, कैसे गुणा करिए, तो इसका इसमें तो √3x बराबर हो जाएगा 60, √3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 बटा √3, फिर ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा 60 √3 और बटा इसका 3 बन जाएगा ना ये, तो 3 × 3 ये 20 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर 20 √3 मीटर। ये आंसर निकल, अभी आंसर नहीं निकला है, ये इसकी दूरी निकल के आई इतनी, ये दूरी हमारी इतनी है, ठीक है, यानी ये वाला x मान निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए थोड़ा और समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे tan 45, ठीक है। और बेटा इसकी माप कितनी है, अरे भैया इसकी माप है 60 माइनस एच और बटा एक्स का मान, अरे भैया 60 माइनस एच बटा एक्स, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 60 माइनस एच और एक्स का ऐसे रखिए, तो इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा कर दो यहाँ पे 60 माइनस एच बराबर एक्स, और एक्स का मान कितना 20 √3 है, तो 60 माइनस एच बराबर 20 √3। तो यहाँ पे क्या करो, 20 √3 को उधर ले आओ और 60 को उधर भेज दो, तो 60 यानी इसको उधर ले आओ, एच को उधर भेज दो, तो माइनस 20 √3 और बराबर एच। तो यहाँ से हम क्या करें, 20 कॉमन ले लें, एक कॉमन ना लो, देखो 60 माइनस 20, तो बेटा √3 का मान लगा दो 1.732 बराबर एच। तो यानी एच बराबर हो जाएगा 60 माइनस 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 7 दूनी, अरे भाई देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये हो जाएगा हमारा 2 7 14 की 4 हाथ से ले, 2 1 2 और 1 3 और 1 0, ये तो दशमलव से पीछे 3 अंक, इतना बना जाके। अब 60 में से ये घटाएंगे, तो 60.00, तो घटेगा हमारा 34.640। तो इस जीरो से कोई महत्व ही नहीं, हटाओ इसको, तो यहाँ 6 बचेगा, 10 में तो 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 9, और 9 में तो 6 जाएगा 3 बचेगा दशमलव, और 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे रह गया हमारा कितना 2। तो इसका आंसर निकला है 25.36 मीटर निकला है। मिला भैया आंसर इसका 25.36 मीटर, ठीक है, सही है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, इसके बाद अगला देखिए आप। प्रश्न नंबर 4 है ये। अब इसके बाद चौथे का अथवा, इसे कैसे करेंगे देखना भाई। पहले आप प्रश्न देख लें। चौथे का अथवा है
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। ठीक भैया, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो बेटा ये हमारी सड़क है जिसकी लंबाई हमारी या चौड़ाई है 80 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बीच में एक बिंदु है, उसका नाम है P। ठीक है, तो ये जो कोण, ये दोनों जो मकान है हमारे, ये वाले दोनों मकान हैं, इनकी ऊंचाई बराबर है। तो ये मान के चले ये वाला कोण हमारा 60 है और ये वाला कोण कितना कितना है यार ये, हाँ 60 और 30 है, तो ये 30 कर लीजिए। तो ABC और ये D। तो हमें ये बताना ये वाली दूरी यानी बिंदु P से ये वाला मकान कितनी दूर है, फिर बिंदु P से फिर ये वाला मकान कितनी दूर है, और फिर मकान की ऊंचाई याद करनी है। तो एक काम करें, ये वाली मान ली दूरी हमारी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी x है, फिर ये वाली दूरी 80 माइनस x है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मकान की ऊंचाई h है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना AD तथा BC दो समान ऊंचाई के मकान है। ठीक है, तो इसमें से कोई सा समकोण, तो पहले ये ले लो। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज APD में तो tan 30 ये वाला त्रिभुज लिया तो h/x हो जाएगा, h/x, और tan 30 का मान 1/√3 h/x। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करो, इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा आपका √3h। ठीक, अब यहाँ से अब इधर ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज PBC में तो आप लिखेंगे tan 60 h/80 माइनस x इतना, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 है बराबर h/80 और माइनस, देखो x का मान कितना है भैया, x का मान है √3h, कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पे लिख देंगे √3h। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए। अब ध्यान समझना बेटा, इसका गुणा इसमें करें तो h बन जाएगा। ठीक है, अब √3 का गुणा 80 में करेंगे तो √3 का गुणा 80 में करेंगे तो 80 √3 बन जाएगा। ठीक, माइनस, अब इसके बाद हम 3 का गुणा √3 में करेंगे, 3 का गुणा √3 में करेंगे तो बेटा आपका ये बन जाएगा 3h। ठीक, और 3h को ले आइए इधर, तो ये h प्लस 3h बराबर हो जाएगा 80 √3, तो ये हो जाएगा 4h, तो 4h बराबर हो जाएगा हमारा 80 √3, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो h बराबर निकलेगा 20 √3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए आप। अब यहाँ पे लिखेंगे h का मान, इसी के नीचे लिख दो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी h का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए आप। तो h का मान समीकरण नंबर 1 में यहाँ लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये x बराबर √3, और ये h है तो h की जगह पे लिख देंगे 20 √3, तो x बराबर √3 का √3 में करेंगे 3, तो ये 20 गुणा 3, और ये x बराबर हो जाएगा 60 मीटर। यानी जो x का मान निकला ये निकला है, यानी ये वाली दूरी हमारी कितनी है, 60 मीटर है। अरे भैया जब ये वाली दूरी 60 मीटर है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है, तो ये वाली दूरी हमारी 60 मीटर निकल के आ गई, तो ये वाली कितनी होगी, 20 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर x है
और उसके बाद पी बी बराबर 80 माइनस एक्स। देखो ये वाली दूरी यानी ए पी बराबर एक्स है और पी बी बराबर 80 माइनस एक्स है। यहाँ पे भाई तो लिखा हमने ए पी बराबर एक्स और इसका पी बी बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स का मान 60 निकला तो ये 60 मीटर हो गई। अब एक्स की जगह पर 60 लगाएंगे यहाँ पर, तो 80 माइनस 60 तो आपका 20 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न को आप पूरा देखिए। पहले सबसे पहले ये वाला भाग करेंगे, ठीक है, उसके बाद इधर से ये वाला करते हुए लाएंगे। ठीक है, ये वाला। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लिया करें भैया, सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, थक जाते हैं। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में इसे कैसे हल करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 5 है 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ला बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बांधा जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा ये। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना है इसको। एक बेलनाकार कुआं खोदा गया ये, ठीक है, और जो इससे हमारे जो मिट्टी निकली है ये इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी ठीक। हमें अब इस मिट्टी की ऊंचाई एच ज्ञात करनी, ये कितनी है। अब ये देखो ये वाला भाग बेलनाकार कुआं खोदा गया ये, ठीक है, और ये बेलनाकार भाग है। तो कैसे करते हैं देखना, जरा ध्यान समझना इसको। तो यहाँ पे ये बेलन है, ठीक है, एक बेलन लिख लीजिए पहले। बेलन की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि बड़ी एच कर लीजिए, बराबर कितनी हमारी 14 सेंटीमीटर है। हाँ 14 मीटर है, 14 मीटर। और इसकी त्रिज्या है, यानी इसका जो व्यास है, व्यास को 2r दिखाया था, व्यास इसका 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, अरे भैया 2r बराबर है 3 मीटर। कितने, 3 मीटर है। तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 3/2, तो r बराबर 1.5 मीटर। अब यहाँ समझना ध्यान से, देखो ये वाली त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली त्रिज्या है 1.5 और ये इसकी ऊंचाई है। अब ये यहाँ पर जो इसकी मोटाई है, ये वाली ये जो इसकी ये मोटाई है वो 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर मोटाई है इसकी चौड़ी पट्टी ये। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया बेलन, ये बेलन की माप होगी बेटा, किसकी, बेलन की। अब ये हमारे क्या वलयकार भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे वलयकार भाग। तो अब ये इसकी ऊंचाई हमने मान ली, इसकी ऊंचाई बड़ी एच मानी तो इसकी ऊंचाई छोटी एच मान ली है। अब यहाँ पे ये वाली त्रिज्या हमारी r1 हो जाएगी, अंदर वाली त्रिज्या r2 कहलाती है। ठीक, अंदर वाली त्रिज्या r2, या एक काम करिए इसको छोटी r तो इसको मान चुके हैं यहाँ पर हम, तो इसे r1 यानी r2 कर लीजिए। आंतरिक त्रिज्या को r2 लिखा जाता है, तो 1.5 और r1 बराबर हो जाएगा, यानी अंदर से लेके बाहर तक की दूरी, ये पूरी बाहरी त्रिज्या कहलाती है। तो 1.5 + 4 तो बराबर निकलेगा हमारा 5.5, यानी देखो r1 का मान जो आंतरिक त्रिज्या होती है उसे r2 से लिखा जाता है, जो बाहरी त्रिज्या होती है उसे r1 से लिखा जाता है। ठीक, तो ये आंतरिक त्रिज्या है और ये हमारी बाहरी त्रिज्या 5.5। अब यहाँ पे क्या करें देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर ये वलयाकार यानी खोखला बेलन है, ये हमारा क्या है, खोखला। तो यहाँ पे लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। दोनों आयतन आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बेलन का आयतन पाई, देखो इसकी छोटी वाली पाई r² h बड़ी h, ठीक है। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा पाई h, ठीक, पाई h r1 + r2, इसके बाद r1 - r2। ये खोखले बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है।
तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। इस आर का मान कितना है, इस आर का मान 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 लगा दीजिए। तो 3/2 और गुणा 3/2 और एच का मान 14 लगा दीजिए। ठीक, अब इसको हल करिए। तो एच का मान यहाँ तो पता ही नहीं है। R1 का मान कितना, R1 का मान है 5.5 और R2 का मान 1.1 1.5। अरे भैया R1 का मान 5.5, R2 का मान 1.5। अब यहाँ पे इन्हें घटा दीजिए, फिर दोबारा से मान रखो 5.5 माइनस 1.5। तो आपका 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, ये 3 तिरका 9 गुणा 7 और बटा 2 बराबर एच। अब ये आपका 7 बन जाएगा, 7 यहाँ बन जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 4 लिख दीजिए। अरे भैया इन दोनों को जोड़ेंगे 7 बनेगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 4 बनेगा। अब ये 7 के साथ ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये बचा हमारा 9/2 बराबर 4 एच। ये बचा हुआ है, कैसे गुणा करा दीजिए, इसका इसमें तो 8 एच बराबर 9। तो 8 का भाग लगाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा 8/9। जब 9 का भाग 8 में लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, ये गलत हो गया पैर बच्चों, 9/8 होगा। 9/8, 8 का भाग 9 में लगाएंगे तो यहाँ पे 1.125 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मीटर। चलिए भैया प्रश्न को एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद 5वें का अथवा बता दे रहे हैं। चलिए 5वें का अथवा देख लीजिए आप। तो पहले एक बार प्रश्न को देख लें आप। यहाँ पे एक खोखला गोला आंतरिक व बाहरी व्यास क्रमशः इतने ठीक है को पिघलाकर एक शंकु जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया गया, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो एक हमारा खोखला गोला है बेटा, क्या खोखला गोला। तो यहाँ पे 5वें का अथवा लिखेंगे। एक खोखला गोला है, ठीक है, ये और इसको पिघला के एक शंकु बनाया गया। तो इसको पिघला के एक शंकु बनाया गया, तो दोनों को आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ पे करा आंतरिक व्यास, ये आंतरिक व्यास हमारा कितना है, आंतरिक व्यास 4 त्रिज्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास 8 त्रिज्या इसकी 4 हो जाएगी। अब फिर आई कह रहा है यहाँ पर पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास, यानी इसका व्यास ये, ठीक, इसका आधार का व्यास कितना है, इसके आधार का व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। चलिए इसको हल करिए। तो यहाँ पे लिख लो गोले की आंतरिक त्रिज्या, गोले की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या R2 तथा बाहरी त्रिज्या R1 है। ठीक है, तो बेटा आंतरिक त्रिज्या की R2 का मान है 2 सेंटीमीटर और R1 का मान है 4 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार यहाँ पर त्रिज्या इसकी लिख ली हमने, और ये इसकी क्या है बेटा, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी एल है। तो दोनों के आयतन लगा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन तो पहले 4/3 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1³ माइनस R2³। ये सूत्र बने, खोखले बेलन के आयतन का सूत्र ये होता है। और शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H, इसका ही सूत्र होता है। तो बेटा 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 और R1 का मान कितना है 4, तो 4 पे घात 3 और R2 का मान है 2 पे घात 3
बराबर इधर आर का मान 4 गुणा 4 और एच का मान पता ही नहीं है, तो 1 4 से 4 निकल गया, तो यहाँ पर ये 64 हो जाएगा। 64 माइनस 8 बराबर 4h। ठीक, तो जब इसे घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 56 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 4h। तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो एच बराबर निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर हमारा। अब इसकी हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई। जब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, प्यारे बच्चों और बताना, वीडियो को लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, अब इसकी एल बराबर √h² प्लस r², मान लगा दीजिए बेटा। एच का मान कितना निकला 14 का वर्ग, प्लस आर का मान देखो 5, आर का मान 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 का वर्ग। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 196, 14 का वर्ग 196 और 4 चौक 16। जब इसको हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6, अरे यार 6 6 6 12, 9 10 11, 2 यानी 212 हो जाएगा। ठीक है, और 212 के करेंगे गुणनखंड हम, 212 के करेंगे गुणनखंड, तो ये हमारा हो जाएगा, इधर करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा। 212 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन 2 भाग का बिंदु 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 53 हो जाएगा। ठीक है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे 2 गुणा 2 गुणा 53। अब ये 2 का बन जाएगा जोड़ा, तो एल बराबर निकलेगा 2√53 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार दोबारा देख लें पूरा। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना आज। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।